यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज आपको एक ऐसा मजाक दिखाएंगे जो 25 मुस्लिम देश मिलकर करने वाले हैं। खबर है कि आतंकवाद के नाम पर एक संगठन बनाने की तैयारी है जिसका नाम मुस्लिम नेटो हो सकता है, लेकिन इसमें उस पाकिस्तान को शामिल करने की बात है जिसे आतंकियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। आज आपको सेना के उस फैंटम से भी मिलवाएंगे जिसने जम्मू कश्मीर में अपनी जान का बलिदान देकर देश के जवानों की जान बचाई, और उस फैंटम की मदद से ही सेना ने अखनूर के जंगलों में आतंकियों को चुन चुन कर मारा। आज हमने शहीद फैंटम और उसके शौर्य पर एक कुंजी तैयार की है। फिर एक चिंताजनक खबर मोमोज प्रेमी न्यूज मित्रों के लिए। हैदराबाद में मोमोज खाने की वजह से एक महिला की मौत हो गई और 50 लोग बीमार हो गए। इस खबर को देखने के बाद आप सड़क किनारे मिलने वाले मोमोज खाने से पहले कम से कम एक बार जरूर सोचेंगे। आज 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को सरकार ने बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। ऐसे सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। हालांकि पीएम ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ की वजह से दिल्ली और बंगाल के लोग योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। एक बड़ी खबर यूपी के नोएडा से, जहां से सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे को धमकी देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद तैयब है और उसकी उम्र 20 वर्ष है। जल्द ही आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया जा सकता है। इजरायली हमले में हसन नसरल्ला की मौत के 32 दिन के बाद हिजबुल्लाह ने नए चीफ की घोषणा कर दी है। डेप्यूटी लीडर नईम कासिम को अब संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कासिम संगठन में अब तक नंबर 2 की पोजीशन पर था। और खबर यह भी कि पाकिस्तान का लाहौर शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। सोमवार को लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 708 दर्ज किया गया। हालात को देखते हुए लोगों को घरों में रहने और बिना मास्क पहने बाहर न निकलने के निर्देश दिए गए हैं। सत्ता में आज पहले हम आपको भारतीय सेना के उस फैंटम से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी शौर्य गाथा सुनकर आप भी उस पर नाज करेंगे। ये उस शूरवीर फैंटम की कहानी है जिसने अपनी जान का बलिदान देकर न सिर्फ इंडियन आर्मी के जवानों को बचाया, बल्कि घने जंगलों में छिपे आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचाने में सेना की मदद की। आज एक ऐसे ही डॉग के जरिए हमने आर्मी के बेजुबान जांबाजों के शौर्य का विश्लेषण किया है। आप चाहे पशु प्रेमी हो या ना हो, ये खबर आपके दिल में अपनी सत्ता कायम कर लेगी। हम जिस फैंटम की बात कर रहे हैं वो सेना की K9 यूनिट का डॉग था, जो आतंक विरोधी अभियानों में सेना के साथ कई बड़े मिशन कर चुका था। लेकिन सोमवार को अखनूर सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन फैंटम के लिए आखिरी मिशन साबित हुआ और आतंकियों की एक गोली की वजह से फैंटम शहीद हो गया। लेकिन शहीद होने से पहले इस फैंटम ने जो किया उस पर सेना के एक एक जवान के साथ पूरे देश को गर्व है। इंडियन आर्मी के अनुसार सेना के डॉग फैंटम ने आतंकियों के भागने के संभावित रास्तों की पहचान की, जंगल में छिपे हुए विस्फोटकों का पता लगाकर जवानों को आगाह किया और इसके बाद सेना को आतंकियों की लोकेशन तक पहुंचाया और फिर इन्हीं जंगलों में 3 आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया। लेकिन इसमें फैंटम की भी शहादत हो गई। इस जांबाजी की वजह से सेना के डॉग फैंटम का नाम लोगों की चर्चाओं से लेकर सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहा है। सेना ने भी फैंटम को श्रद्धांजलि दी है और ये कहा है कि फैंटम के साहस, निष्ठा और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने फैंटम को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि हम अपने सच्चे नायक, एक बहादुर भारतीय सेना के डॉग फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि फैंटम और उसके जैसे सेना के कई डॉग्स कैसे देश के जवानों की तरह शहर से सरहद तक देश की रक्षा करते हैं। K9 यूनिट का डॉग फैंटम बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल का था और आमतौर पर इस नस्ल के डॉग शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और फुर्तीले होते हैं। फैंटम की उम्र अभी 4 साल थी। 12 अगस्त 2022 को उसे सेना में शामिल किया गया था और इसके लिए फैंटम को रिमाउंड वेटरनरी कोर मेरठ से लाया गया था। वो भारतीय सेना के कई बड़े मिशन का हिस्सा भी रह चुका था। पहले हम आपको फैंटम के शौर्य पर एक रील दिखाते हैं, फिर सेना के इन जांबाजों पर कुछ बहुत दिलचस्प कुंजी भी खोलेंगे। भारतीय सेना का एक साइलेंट वॉरियर था जो वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसे ही ऑपरेशन को लॉन्च किया गया तो उस समय फैंटम भी इस ऑपरेशन का हिस्सा था और जैसे ही आतंकी को ट्रैक किया गया उसी वक्त जो आतंकी की लोकेशन थी वो सुरक्षा बलों को मिली सिर्फ फैंटम की वजह से और अब वीर गति को प्राप्त हो चुका है फैंटम।
एक बड़ी सक्सेस है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने अपना एक वीर साइलेंट वॉरियर जो है वो खोया है। पूरा देश आज फैंटम को नमन कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में फैंटम की बड़ी जो यहाँ पर योगदान है वो रहा है और 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने किया। सत्ताईस घंटे तक ये ऑपरेशन चला। सुरक्षा बलों की प्राथमिकता ये थी कि किसी भी तरीके से कोई भी कोलैटरल डैमेज जो है वो नहीं हो सके और यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से हुआ है। हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। फायर फाइट में जो है कल शाम तक जो है हम एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहे। उसी दौरान हमारा पैरा एसएफ का एक डॉग भी शहीद हुआ। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में शामिल कोई डॉग जब किसी आतंकी घटना में अपने प्राणों की आहुति देता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। उसे बिल्कुल वैसे ही श्रद्धांजलि दी जाती है जैसे कि सेना के एक शहीद सिपाही को मिलती है, क्योंकि ये भी एक जवान की तरह देश की सुरक्षा के मोर्चे पर तैनात रहते हैं। जैसे फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को आज सेना के साथ पूरे देश नमन कर रहा है। भारतीय सेना में ऐसे कई असॉल्ट डॉग हैं जिन्हें कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया गया है। शहीद फैंटम भी उन्हीं में से एक था। हम आपको फैंटम की जबरदस्त ट्रेनिंग का एक वीडियो भी दिखा रहे हैं। खास बात यह कि जब तक इस डॉग का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक इन्हें किसी मिशन पर नहीं भेजा जाता, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जंग का मैदान हो या आतंकी घुसपैठ, हर जगह ये सोल्जर खुद को साबित करते हैं। सेना के इतिहास में फैंटम जैसे बहादुर डॉग्स की कहानियां भरी पड़ी हैं। इन डॉग्स की ट्रेनिंग भी सैनिकों की तरह ही बहुत मुश्किल होती है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग में सफल होने के बाद ही ये डॉग यूनिट का हिस्सा बनते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हर डॉग के लिए अलग अलग तरह के कमांड का इस्तेमाल होता है और एक वक्त के बाद ये डॉग्स हाथ के इशारों को भी समझ लेते हैं। इनका ख्याल रखने वाले हैंडलर ही डॉग्स को आदेश देते हैं। इन्हें अलग अलग हालात में अलग अलग तरीके से भौंकने की ट्रेनिंग मिलती है। इनका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा बारूदी सुरंगें या बम खोजने में भी ये मददगार साबित होते हैं। दुश्मनों का ठिकाना खोजने की भी ट्रेनिंग इन डॉग्स को दी जाती है। सेना में एक डॉग का सर्विस पीरियड 8 से 10 साल का होता है। भारतीय सेना की डॉग यूनिट में वैसे तो कई डॉग होते हैं, लेकिन 3 नस्ल के डॉग्स का इस्तेमाल आर्मी में सबसे ज्यादा किया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर की भर्ती की जाती है, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पर ट्रेनिंग को समझने के लिए सक्षम होते हैं। इन्हें सिखाना आसान होता है, साथ ही ये सैनिक द्वारा बताए गए कमांड को आसानी से मान भी लेते हैं। इसके अलावा बेल्जियन शेफर्ड नस्ल के जांबाज सिपाही देश की आन बान और शान के लिए फ्रंट पर तैनात रहते हैं। न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल ये भी होगा, जब 8 से 10 साल की सर्विस के बाद ये डॉग्स रिटायर होते हैं तो इनके साथ क्या होता है? इसे लेकर सोशल मीडिया पर किए गए कई दावों के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इसकी सही और वेरीफाइड जानकारी देते हैं। पहले सेना से रिटायर होने के बाद इन डॉग्स को मारने का चलन था। इसे एनिमल यूथनेशिया कहा जाता था। ये सब कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से किया जाता था, क्योंकि ये डॉग सेना के कई खुफिया ठिकानों को जानते थे। इसीलिए डर था कि कहीं किसी गलत तरीके से इनका इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन साल 2015 में सरकार की मंजूरी के बाद इन्हें मारने का चलन खत्म कर दिया गया। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में इन डॉग्स के लिए एक ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम बनाया गया, जहां रिटायरमेंट के बाद इन्हें भेज दिया जाता है। अलग अलग देशों की बात करें तो रिटायर्ड आर्मी डॉग्स को लेकर अलग अलग कानून बनाए गए हैं। अमेरिका में रिटायर होने वाले आर्मी डॉग्स को लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। जिन्हें अडॉप्ट नहीं किया जाता उन्हें एक खास एनजीओ को दे दिया जाता है। इसी तरह ब्रिटेन में भी आर्मी डॉग्स के लिए ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, जहां रिटायरमेंट के बाद उन्हें रखा जाता है। जबकि जापान में तो रिटायर हो चुके आर्मी डॉग्स के लिए अलग से एक हॉस्पिटल भी होता है, जहां इन डॉग्स के लिए बिल्कुल इंसानों जैसी सुविधाएं होती हैं। लेकिन देश कोई भी हो, जब तक फैंटम जैसे ये डॉग सर्विस में रहते हैं, राष्ट्र की आन बान और शान के लिए डटे रहते हैं। देश को फैंटम जैसे इन बेजुबान बहादुरों पर फक्र है। अब बात करते हैं
एक ऐसे संभावित संगठन की जो अभी तक अस्तित्व में तो नहीं आया है, लेकिन ये पूरी दुनिया में बहस का बड़ा विषय बना हुआ है। अब तक आपने नेटो का नाम सुना होगा, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 4 अप्रैल 1949 से अस्तित्व में है, जिस संगठन में 32 देश हैं। इसी के तर्ज पर अब नए संगठन की तैयारी चल रही है, जिसका नाम हो सकता है मुस्लिम नेटो। एक बार फिर से सुनिए, मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो भी इसे कहा जा सकता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये मुस्लिम बाहुल देशों का संगठन होगा। आज सत्ता में इसका मकसद, इसके सदस्य, इसके अस्तित्व में आने से भारत पर क्या असर होगा, ये भी बताएंगे, और इसके लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी, इसका भी जिक्र करेंगे। वैसे नेटो का मूल लक्ष्य मित्र देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की सुरक्षा में मदद करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति होने के क्रम में कितने विवाद हो रहे हैं, कैसे कई देशों के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। वैसे जिस संगठन में पाकिस्तान है, जिस संगठन में बांग्लादेश है, जिस संगठन में तुर्की जैसे देश हैं, ऐसे संगठन का मकसद क्या हो सकता है और कितने दिनों तक ऐसा संगठन अपने मकसद के साथ रह पाएगा, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक मुस्लिम नेटो के 7 मुख्य मकसद हो सकते हैं। इसमें इस्लामिक एकजुटता है, मुस्लिम देशों की आंतरिक स्थिरता है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, सदस्य देशों की मदद इसमें शामिल है, अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाएंगे, डिफेंस पार्टनरशिप, खुफिया जानकारियां भी शेयर करेंगे। जहां तक बात सदस्यों की है, तो अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुस्लिम नेटो में 25 सदस्य हो सकते हैं। इस नए समूह के कोर मेंबर्स की बात करें तो इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया होंगे। प्रमुख पार्टनर्स इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया जैसे देश भी हो सकते हैं। आज से 9 वर्ष पहले दिसंबर 2015 में IMCTC यानी इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन नाम की संस्था बनाई गई थी। आतंकवाद के खिलाफ एशिया और अफ्रीका के 42 मुस्लिम देशों ने इसे बनाया था। ये संस्था आज भी एक्टिव है। ऐसे ही उद्देश्यों के साथ 25 सदस्यों वाली नई संस्था बनाने की अब तैयारी हो रही है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के रहते हुए इसका मूल मकसद पूरा हो सकता है, क्योंकि मूल मकसद आतंकवाद को खत्म करने का है और यही दोनों देश आतंकवाद को पनाह देते हैं। अगर ये कहें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अभी जो हालात हैं, वहां जिस तरह कट्टरपंथी एक्टिव हैं, जिस तरह आतंक के अड्डे चल रहे हैं, क्या ये मकसद पूरा हो सकता है? वैसे दुनिया को दिखाने के लिए आतंकवाद पर पाकिस्तान जो भी बोले और चाहे किसी भी संगठन में शामिल हो जाए, लेकिन हकीकत हर किसी को पता है। आपको SATP यानी साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें पाकिस्तान के आतंक चरित्र की व्याख्या आंकड़ों के साथ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में आतंकी संगठन और आतंकवादी फैले हुए हैं। इसमें यह जोर देकर बताया गया है कि पाकिस्तान में एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां कोई आतंकी संगठन ना हो। कुल 150 से ज्यादा बड़े आतंकी और आतंकी संगठन पाकिस्तान में एक्टिव हैं। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। दिसंबर 2023 में अमेरिकी संसद में एक दस्तावेज पेश किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया गया था। ये कहा गया था कि पाकिस्तान में 5 तरह के आतंकी संगठन हैं। पहला, जो दुनिया भर में हमले करते हैं। नंबर 2, जो अफगानिस्तान में हमले करते हैं। नंबर 3, जो कश्मीर में हमले करते हैं। और नंबर 4, जो पाकिस्तान में ही हमले करते हैं। नंबर 5, जो शिया बहुल इलाकों पर हमले करते हैं। सोचिए, जो देश 5 प्रकार के आतंकी संगठनों को शह दे रहा हो, उससे आतंकवाद के खिलाफ कदम में क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसी ही असलियत बांग्लादेश की भी है, जो पाकिस्तान के कट्टर प्रेम में जमातियों का अड्डा बन चुका है, जहां दिन दहाड़े हिंदुओं पर हमले होते हैं, जिसकी सत्ता में, सरकार में आतंकी इतिहास वाले लोग शामिल रहते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो नौटंकी कर रहे हैं, ये कभी ना बनेगी, ना इसका भारत पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा इस्लामिक देश भारत को चाहते हैं, भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये नॉन स्टार्टर है, शुरू हो गया, हवा उड़ा दी। सऊदी अरेबिया कभी नहीं बनने देगा पाकिस्तान लेड
मिलिट्री अलायंस, क्योंकि सऊदी कहता है चौधरी मैं, पाकिस्तान कहता है बम मेरे पास चौधरी मैं, ईरान कहता है चौधरी मैं। चौधरी वहाँ पे बहुत है, जनरल बहुत है इस्लामिक दुनिया में, फॉलोअर कोई नहीं है, सिपाही कोई। 10 साल पहले कुछ देशों ने, सऊदी अरेबिया ने उसमें नेतृत्व किया था, मिलके एक बनाई थी इस्लामिक मिलिट्री एंटी टेरर कोalition या अलायंस कुछ नाम था, और पाकिस्तान के एक रिटायर्ड आर्मी चीफ एज द चीफ ऑफ दैट। उसमें शुरुआत में इस्लामिक देश थे, एंटी टेरर कोalition की इस्लामिक देशों को आतंक से हम बचाएंगे। लेकिन कुछ यहाँ पर फुस हो गई है। अब अगर ये इस्लामिक देश चाहते हैं कि इस्लामिक नेटो बनाए, दिमाग खराब है। बीच में तो इन्होंने एक इस्लामिक बीबीसी बनाने की भी कोशिश की थी, टर्की और पाकिस्तान और मेरा ख्याल मलेशिया ने, और फिर बात हुई कि इसके पैसे कौन देगा, तो वो सब खुश हो गए उसके अंदर। अब ये जो बात कर रहे हैं नेटो की, तो आपका दुश्मन कौन है, किसके साथ आप पंगा लेंगे? बड़ा सवाल ये भी है कि मुस्लिम नेटो संगठन अगर एक्टिव हो जाता है तो भारत के लिए कितनी मुश्किलें होंगी। ये ग्रुप कैसे भारत को प्रभावित कर सकता है। अगर ये होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश सदस्य होंगे। दूसरा असर ये होगा कि कश्मीर विवाद को हवा मिल सकती है, क्योंकि ये संगठन पाकिस्तान के पक्ष में दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है। तीसरा असर यह हो सकता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा होगा, क्योंकि मुस्लिम नेटो से पाकिस्तान को मजबूती मिल सकती है। चौथा असर यह है कि भारत को अलग थलग करने की कोशिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल देशों को प्रभाव में रख सकता है। सत्ता में अब हम उन सभी लोगों को सावधान करने जा रहे हैं जो जायका लेकर किसी सड़क के किनारे लगी फूड स्टॉल में मोमोज खरीद कर खाते हैं। आज ऐसे सभी मोमो प्रेमियों से यह खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। हो सकता है आप भी उन लोगों में शामिल हो जिन्हें मोमोज बहुत पसंद है, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आप कम से कम एक बार मोमोज खाने से पहले जरूर सोचेंगे। शायद आपको ये सुनकर यकीन ना हो कि इस मोमोज की वजह से हैदराबाद में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि इसी मोमोज ने 50 लोगों के बीमार करके अस्पताल पहुंचा दिया। इसीलिए आज हमने इस पर न्यूज मित्रों को मोमोज से सावधान करने वाली एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी कुंजी तैयार की है। ये घटना हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके की है, जहां सोमवार को 31 वर्ष की एक महिला स्ट्रीट स्टॉल पर मोमोज खाने के लिए गई थी। इस दुकान से और भी कई लोगों ने मोमोज खरीदे और उसे खाया, लेकिन अचानक हैदराबाद में इस खबर से हड़कंप मच गया कि स्ट्रीट फूड स्टॉल पर मोमोज खाने के बाद रेशमा नाम की इस महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए जिन्होंने इसी स्टॉल से मोमोज खरीद कर खाए थे। बताया जा रहा है कि मोमोज खाने के बाद सभी लोगों को अचानक उल्टी और डायरिया की शिकायत हुई। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 31 साल की रेशमा की वहां मौत हो गई। पुलिस ने जांच की तो ये पता चला कि जो मोमोज स्टॉल पर खिलाए जा रहे थे वो खराब क्वालिटी के थे, और अब पुलिस ने मोमोज बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसीलिए आज आपको भी ये सोचने की जरूरत है कि आप जो मोमोज खा रहे हैं कहीं वो आपकी सेहत की सत्ता को तो नहीं बिगाड़ देंगे। आज हम आपको ये समझाते हैं कि आप सभी न्यूज मित्रों को क्यों इन मोमोज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और सड़क किनारे लगे किसी भी स्टॉल से मोमोज तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। सबसे पहली दिक्कत यह है कि जो मोमोज आमतौर पर बाजार में मिलते हैं वो मैदे के बने होते हैं, जो पेट और आंतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी चिंता की बात यह है कि कई बार इन मोमोज में खराब और पुरानी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आप 2 दिन पुराना मोमोज खा रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल सब्जी भी उतनी ही पुरानी है और उसके खराब होने की आशंका ज्यादा है। इसके अलावा मोमोज की जिस चटनी को आप बहुत स्वाद लेकर खाते हैं उनमें कई बार केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत खतरनाक है। मोमोज को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई संगठन खतरे की घंटी बजा चुके हैं, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में बताया गया कि जो मोमोज मैदे से बनते हैं उन्हें लगातार खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जिसके कारण लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। कुछ जगहों पर मोमोज बनाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामाइन का इस्तेमाल होता है, जिससे इसका स्वाद तो बढ़ जाता है लेकिन इससे कैंसर होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। मोमोज की चटनी में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। बीपी बढ़ने से हार्ट से संबंधित कई बीमारियां जैसे हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक का भी रिस्क बढ़ जाता है।
अब हम आपको मोमोज से जुड़ा एक ऐसा आंकड़ा बताने जा रहे हैं जो बहुत चौंकाने वाला है, जिसे सुनकर आप ये भी कहेंगे कि भारत एक मोमोज प्रधान देश है। शायद आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी है उतने मोमोज भारत में रोज खाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन औसतन 2.5 करोड़ मोमोज खाए जाते हैं। इस हिसाब से एक साल में भारत के लोग 800 करोड़ मोमोज खा लेते हैं और हर दिन भारत में करीब 22,000 करोड़ रुपए के मोमोज की खपत होती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि मोमोज के प्रति भारत के लोगों में कितनी दीवानगी है। और भारत में मोमोज एक ऐसा फास्ट फूड है जिसे लोग गोलगप्पे के बाद सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यह सेहत की सत्ता के लिए हानिकारक है और कई बार यह जानलेवा भी हो सकता है। खबरों के स्टीयरिंग को अब एक ऐसी खबर की तरफ मोड़ते हैं जिसमें दिल्ली के पास गुरुग्राम में गाड़ियां उलझ रही हैं। ड्राइवर जब तक गाड़ियों में ब्रेक लगा पाते तब तक वो कई मीटर हवा में उछलकर दूर चली जा रही हैं। दरअसल दिल्ली के पास गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 30 सेकंड के इस वायरल वीडियो में कई गाड़ियां एक खास स्थान के पास पहुंचकर ऊपर उछलती हैं। पहले तो लोग ये समझ नहीं पाते कि ये गाड़ियां अचानक उछल क्यों रही हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वहां पर एक अदृश्य स्पीड ब्रेकर है, जहां तेज रफ्तार से आने वाली गाड़ियों को स्पीड ब्रेकर का पता ही नहीं चलता और जब तक ड्राइवर ब्रेक लगा पाए तब तक गाड़ी उछलकर दूर चली जाती है। ऐसा दावा है कि ये स्पीड ब्रेकर 5 से 6 दिन पहले ही बना है। इस स्पीड ब्रेकर से पहले जिला प्रशासन या गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ना ही तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया, साइन बोर्ड नहीं लगवाया और ना ही स्पीड ब्रेकर पर रिफ्लेक्टर या सफेद पट्टी लगवाई गई। TV9 की टीम जब इस स्पीड ब्रेकर पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो हमारी टीम के सामने भी कई बार ऐसा हुआ कि कुछ गाड़ियों को इनविजिबल स्पीड ब्रेकर नहीं दिखा, जिसके कारण गाड़ियां उछलती हुई दिखी। हमारी टीम जब इस खबर को कवर कर रही थी तो वहां मौजूद एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों ने हमें रोकने की कोशिश की। उनका दावा है कि हादसे रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं और स्पीड ब्रेकर से पहले बैरिकेडिंग भी की गई है। एक बार ये न्यूज़ रील देखिए, फिर आपको स्पीड ब्रेकर के कारण देश भर में होने वाले हादसों पर सत्ता की कुंजी दिखाएंगे। गुरुग्राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि गोल्फ कोर्स रोड पर एक स्पीड ब्रेकर बना है, जिसकी वजह से गाड़ियां हवा में उड़ती दिखाई दे रही हैं। मैं इस वक्त उसी गोल्फ कोर्स रोड पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये वही स्पीड ब्रेकर है जो कि अभी नया बना है। इस गोल्फ कोर्स रोड पर जो ये ब्रेकर बनाया गया है, इसको पहले से ही यहाँ पर साइन ऑफ नहीं किया गया है, यानी कि इसको चिन्हित नहीं किया गया है कि यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। स्पीड ब्रेकर जो बनाया गया है तो कब बना था, ये कब बनाया? ये बनाया है JMDO वालों ने बनाया, DLF ने भी रोका था और ये DLF ने ही बैरिकेडिंग की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये जो गाड़ी थी वाइट कलर की, वो छलांग लगाती हुई हवा में उड़ती नजर आई है। ये जो स्पीड ब्रेकर है वो कब बना था? ये आज से लगभग जी 4 दिन हो गया है। अच्छा जी। एक और गाड़ी आप अभी बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि तुरंत उन्होंने ब्रेक लगाया तो कहीं जाकर गाड़ी बैलेंस हो सकी। वो आप ही की बनाई वीडियो वायरल थी? हाँ। क्या था उस वीडियो में? ये BMW गाड़ी थी, ऐसी लाइक आ रही थी तो होगी 150 की स्पीड पे कूद गई। अच्छा। और भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी ऐसे। ओके, तो ये स्पीड ब्रेकर कब बना था? ये तो 2 दिन पहले बना था। हालांकि ये देखा गया है कि अधिकांश स्पीड ब्रेकर का डिजाइन गलत होता है और ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस दोषपूर्ण होते हैं, जिससे ड्राइवर को कई तरह की परेशानियां होती हैं। स्पीड ब्रेकर की चौड़ाई आमतौर पर कम होती है, जिससे वाहनों के अचानक ब्रेक लगाने के कारण सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। भारत में स्पीड ब्रेकर सड़क हादसों में बड़ा भागीदार है। 2017 में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तब के सड़क परिवहन राज्य मंत्री P राधाकृष्णन ने कहा था कि 2014 में स्पीड ब्रेकर के कारण 11,008 लोगों की मौत हुई थी और 2015 में स्पीड ब्रेकर के कारण 11,084 लोगों की मौत हुई थी।
सरकार ने संसद में जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक स्पीड ब्रेकर के कारण हर दिन कम से कम 30 सड़क हादसे होते हैं, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो जाती है। इसे ऐसे भी समझिए, 2022 में सड़क हादसों में 1,68,491 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें स्पीड ब्रेकर से मौत का आंकड़ा करीब 10,000 लोगों का था। यानी करीब 6% लोग तो सिर्फ गलत डिजाइन और गलत जगह पर बने स्पीड ब्रेकर के कारण मारे गए। वैसे स्पीड ब्रेकर की समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समस्या है। पूरी दुनिया में सड़कों पर स्पीड ब्रेकर एक काल की तरह है, जो सड़क हादसों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अगर दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो 2015 में स्पीड ब्रेकर के कारण हुए सड़क हादसों में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में 3,409 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अकेले भारत में 2015 में 11,084 लोगों की मौत का कारण स्पीड ब्रेकर था। अब समझिए कि स्पीड ब्रेकर के कारण हादसे होते क्यों हैं। भारत में ज्यादातर स्पीड ब्रेकर 1 से 2 मीटर चौड़े होते हैं। स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा होती है। कहीं भी मोड़ पर, रोड जंक्शन पर इसे बना दिया जाता है। स्पीड ब्रेकर में भी गड्ढे होते हैं, यानी जो खराब डिजाइन वाला स्पीड ब्रेकर बना होता है वो भी गड्ढे वाला होता है। स्पीड ब्रेकर दूर से दिखे इसके लिए इसे पेंट भी नहीं किया जाता। इसके आसपास कोई बोर्ड नहीं होता जिससे लोगों को पहले से स्पीड ब्रेकर की जानकारी मिल पाए। अब सवाल यह है कि अगर स्पीड ब्रेकर इतना ही नुकसानदायक है तो क्यों स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है? ऐसा नहीं है। स्पीड ब्रेकर अलग अलग सड़कों पर जरूरत के मुताबिक होने चाहिए और इसके लिए नियम भी तय हैं। हाईवे इंजीनियर्स की संस्था इंडियन रोड कांग्रेस के नियमों के अनुसार प्रत्येक स्पीड ब्रेकर 3.7 मीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर को काले और सफेद रंग की पट्टियों से चमकीले रंग से रंगा होना चाहिए और प्रत्येक स्पीड ब्रेकर से 40 मीटर पहले एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपको इनमें से किसी भी नियम का पालन होते हुए नहीं मिलेगा, बल्कि भारत में स्पीड ब्रेकर आपको एक सरप्राइज की तरह मिलेंगे, जिससे बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। वैसे आपको बता दें, गुरुग्राम के जिस गोल्फ कोर्स रोड पर अदृश्य स्पीड ब्रेकर बना है उसे सड़क पर देश की सबसे महंगी रिहायशी सोसाइटीज है। कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि इस सड़क पर एक फ्लैट 100 करोड़ रुपए में बिका है। तो सोचिए कि 100 करोड़ रुपए के फ्लैट को कनेक्ट करने वाली सड़क की क्या स्थिति है। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज महाराष्ट्र चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया नामांकन का, यानी आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। अब महाराष्ट्र में नॉमिनेशन नहीं हो सकता है। अब जाकर सीट बंटवारे की फाइनल तस्वीर क्लियर होती हुई दिख रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक महायुति में बीजेपी को 152 सीटें मिली हैं, शिवसेना शिंदे गुट को 85 सीटें मिली हैं, एनसीपी अजित गुट को 52 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, यानी 288 सीटों में से 289 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि महायुति के नवाब मलिक ने 2 सीटों से नामांकन कर दिया है। अगर एमडीए की बात करें तो कांग्रेस 102 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 89 सीटों पर और एनसीपी शरद गुट 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अन्य छोटे दलों को 13 सीटें मिली हैं, यानी 288 सीटों में 291 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। अभी इतनी जानकारी सामने आई है, संभव है कि कुछ और जगहों पर भी इक्का दुक्का सीट पर गठबंधन के लोग आमने सामने हों। बागियों की पूरी लिस्ट आनी अभी बाकी है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। ऐसे में 4 नवंबर तक कौन और कितने लोग किस पार्टी के या बागी नामांकन वापस लेंगे, उसके बाद 5 नवंबर को आखिरी आंकड़े सामने आएंगे। वैसे आज नामांकन के आखिरी क्षणों में अजित पवार की एक राजनीतिक चाल ने विरोधियों को हैरान कर दिया। एनसीपी ने मानखुद शिवाजी नगर से नवाब मलिक को आखिरी क्षण में उतारकर सबको चौंका दिया। पिछली बार यहां से समाजवादी पार्टी के अबू आजमी जीते थे, मतलब इस सीट पर 2 कद्दावर नेताओं की टक्कर है। ये वही नवाब मलिक हैं जो कभी अजित के चाचा शरद पवार के खास माने जाते थे, अब वो पाला बदल चुके हैं। अब सवाल यह है कि 2019 में जीत दर्ज करने वाले नवाब मलिक अपनी सीट अणुशक्ति नगर छोड़कर अबू आजमी के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं। दरअसल नवाब मलिक की बेटी सना मलिक शेख अपने पिता की सीट अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रही हैं। जब सना के नाम का ऐलान हुआ तो ये चर्चा सामने आई थी कि बीजेपी के दबाव में अजित पवार ने नवाब मलिक से दूरी बनाई है, लेकिन नामांकन के बाद ये साफ हो गया कि एनसीपी ने रणनीति के तहत ऐसा किया था। अबू आजमी बनाम नवाब मलिक की लड़ाई में एक और पेंच है। सना शेख के सामने शरद पवार की एनसीपी ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को उतारा है।
फहाद अहमद समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मतलब समाजवादी पार्टी के नेता शरद पवार की पार्टी के टिकट पर नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के खिलाफ सना के पिता नवाब मलिक खुद मैदान में आ गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए अबू आजमी के सामने उतरे हैं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के दो बड़े नेताओं की सियासी लड़ाई अब खुलकर सामने हो रही है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ अबू आजमी ने ही अपनी पार्टी के फहाद अहमद को शरद गुट से टिकट दिलवाया, जिससे नवाब मलिक नाराज हो गए। पार्टी मेरे साथ खड़ी रही। अजीत पवार संकट के समय मेरे परिवार के साथ मेरे साथ खड़े रहे। मेरा कर्तव्य है कि मैं अजीत पवार जी के साथ खड़ा रहूं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल तय है। ये तो जनता ने इनको, जैसे जनता को इन लोगों ने मारा था, जनता ने इनको सत्ता से बाहर निकालने का मानस बना लिया है। कोएलिशन का ये करते हैं तो इसमें देरी होना स्वाभाविक है और बहुत सारे लोग इच्छुक भी रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। हमारे पार्टी में तो कोई बागी नहीं है। अब बागी जो है वो उनकी तरफ से, हम लोग तो बाबा साहब के विचार पे चलते हैं। सकारात्मक कैंपेन विकास के आधार पर लड़ने जा रहे हैं। ये पर्सनल कोई बैटल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं। हमारा उद्देश्य है कि वर्लीकरों को, मुंबईकरों को और महाराष्ट्र में आम लोगों को जिताना। महाराष्ट्र में 3 तारीख के बाद पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो क्लियर हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी के बारे में पब्लिक के मन में एक अगल सा विश्वास है और निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी भारी वोटों से जीतेगी और महाराष्ट्र का जो नया सरकार बनेगी वो महाविकास आघाड़ी का बनेगी। हमें भाजपा का पूरा जीत का हमें विश्वास है। लातूर की जनता ने मुझे ये बताया है कि लातूर में जो उनको जो लोग प्रतिनिधि चाहिए वो उनको अवेलेबल चाहिए और एक्सेसिबल चाहिए और उनको उम्मीद है कि वो दोनों चीज़ें मैं करने वाली हूँ। ऑपोजिशन के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना काम करें, हम हमारा काम करेंगे। लेकिन जब एक महिला नेत्री को आप मौका देते हैं तो आपको पता है वो काम जरूर होगा। वैसे अजित पवार ने नवाब मलिक के जरिए अजीत पवार ने अबू आजमी को तो चैलेंज किया ही है। इससे पहले कल उन्होंने इशारों में ही अपने चाचा पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाया था। कल नामांकन के बाद खुले मन से अजित पवार ने कहा था कि साहिब ने किसी को मेरे खिलाफ नामांकन दाखिल करने का निर्देश दिया था। साहिब ने परिवार में फूट डाल दी। राजनीति को इतने निचले स्तर पर नहीं लाना चाहिए क्योंकि परिवार को एक होने में पीढ़ियां लग जाती हैं, लेकिन बिखरने में एक पल भी नहीं लगता। मैंने पहले अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब अन्य लोग भी गलतियां कर रहे हैं। इस पर शरद पवार ने अनोखे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने अजित पवार की नकल उतारी और ये जताने की कोशिश की है कि उन्हें अजित पवार के इमोशनल होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।